गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम पीछे वाले वीडियो के अंदर जो है हमने आपका जो चल रहा था चैप्टर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की हमारी बात चल रही थी जिसमें हम सब ने जो सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, श्वसन तंत्र होता क्या है, उसके अंगों की बात की विस्तार से, उसके प्रकारों की भी बात की थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो पीछे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट के अंदर भी आप लोग देख सकते हो। इसके बाद में हमने मेथड की बात की थी। किसकी बात की थी? मेथड, श्वसन की क्रियाविधि की भी बात की थी। और उसके बाद में हमने श्वसन की वॉल्यूम जो थी, श्वसन के आयतन जो थे, उनकी बात की थी। आयतन जो है, आगे वाला जो आज का हमारा टॉपिक है, कैपेसिटीज रिलेटेड टू रेस्पिरेशंस, ठीक है ना। श्वसन संबंधी जो क्षमताएं होती हैं उनकी हम बात करेंगे, लेकिन उनके लिए जो हमने वॉल्यूम पढ़े थे, आयतन जो पढ़े थे, वो हमें पता होने चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें वॉल्यूम की, जो आयतन थे उनमें हमने एक तो सबसे पहले ज्वारीय आयतन की बात की थी। किसकी बात की थी? एक तो हमने बात की थी टिडल वॉल्यूम की। किसकी बात की थी? टिडल वॉल्यूम की, जिसे शॉर्ट में हमने क्या लिखा था? टीवी लिखा था। एक तो ज्वारीय आयतन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप पीछे वाला वीडियो जो है वो देख सकते हो। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको सब कुछ कक्षा 12 का जितना भी मैटर है जीव विज्ञान का, वो आपको पूरा इस पे मिलेगा। साथ में कक्षा 11 का भी इसके अंदर पूर्ण विस्तार से वर्णन करवाया गया है। तो पहला तो था टिडल वॉल्यूम अर्थात टीवी। एक हमने किया था IRV। IRV क्या था? जो निष्वसित आरक्षित आयतन था। एक हमने किया था ERV अर्थात उच्च वसित आरक्षित वॉल्यूम या आयतन। और एक हमने लास्ट में किया था RV, ठीक है, अर्थात अवशिष्ट जो रेजिड्यूअल वॉल्यूम है उसकी बात की थी। अब जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उसमें ये काम आएंगे, ठीक है। इनका आपको पता होना चाहिए। इनकी जानकारी के लिए आप पीछे वाला वीडियो जो है वो देख सकते हो। देखिए, अब जो हमारा टॉपिक रहेगा, मैंने अभी बताया आपको कैपेसिटीज रिलेटेड ऑफ रेस्पिरेशन, अर्थात हिंदी में अगर बात करें तो श्वसन संबंधी क्षमताएं। किससे संबंधित? श्वसन संबंधित जो कैपेसिटीज होती हैं, क्षमताएं होती हैं, उनकी बात हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। देखिए, सबसे पहले आती है इसमें 1 नंबर। अगर बात करते हैं, आपके 5 दे रखे हैं। 1 नंबर की मैं 5 नाम लिख देता हूं पहले। 1 नंबर पर अगर बात करते हैं तो वो आएगी निःश्वसन क्षमता, ठीक है ना। हिंदी में लिख देता हूं, निःश्वसन क्षमता, अर्थात शॉर्ट में इसको IC बोलते हैं, ठीक है ना। इन रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज IC, इसकी बात सर्वप्रथम करेंगे। इसके बाद में 2 नंबर जो है वो उच्च वसित क्षमता हो जाएगी, जिसे एक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, अर्थात जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, EC, ठीक है। इसके बाद में हम क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता की बात करेंगे। 3 नंबर पे किसकी बात करेंगे? क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, अर्थात फ्रैक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटीज। इसको क्या बोलेंगे? FRC। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? FRC आप बोल सकते हो। 4 नंबर पे जो हम बात करेंगे वो है जैव क्षमता। कौन सी है? जैव क्षमता, ठीक है ना। जैव क्षमता की अगर बात करते हैं तो इसे बोलते हैं विटल कैपेसिटीज अर्थात VC। विटल कैपेसिटीज अर्थात VC। देखो, ये शॉर्ट नाम अभी आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में हम बात करेंगे फेफड़ों की कुल क्षमता। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। तो इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। फेफड़ों को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? लंग। तो इसको TLC लिख सकते हो। अब सबसे पहले जिसकी बात करेंगे 1 नंबर, वो क्या है? निःश्वसन क्षमता। वो क्या है? निःश्वसन क्षमता। निःश्वसन क्या होता है? IC की बात करेंगे। केवल निःश्वसन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि निःश्वसन क्या होता है।
निःश्वसन के अंदर क्या था, ऑक्सीजन को वातावरण से ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, वातावरण से ग्रहण किया जाता है। तो वायु की वह अधिकतम मात्रा जिसे निःश्वसन में ग्रहण किया जाता है, फिर से सुन लेना, वायु की वह अधिकतम मात्रा, वायु का यहाँ पे क्या मतलब है, O2 की, O2 की वह अधिकतम मात्रा जिसे क्या किया जाता है, निःश्वसन द्वारा ग्रहण किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, निःश्वसन क्षमता बोलते हैं। भाई जितनी हम O2 ग्रहण करेंगे वही क्या होगी, निःश्वसन क्षमता होगी। निःश्वसन क्षमता में हमेशा याद रखना, जो ज्वारीय आयतन है, ज्वारीय आयतन जिसे किससे लिखते हैं, टीवी से, और साथ में जो हमने बात की थी IRV की, किसकी, निःश्वसन आरक्षित आयतन जो है वो सम्मिलित होते हैं। तो टीवी और IRV इसमें सम्मिलित होते हैं। अगर हम बात करें इसके माप की तो वो लगभग 3500 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, 3500 मिलीमीटर होता है। तो अगर आपसे पूछे निःश्वसन क्षमता कितनी हो सकती है, तो 3500 मिलीलीटर हो सकती है। परिभाषा, वायु की वह अधिकतम मात्रा, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो निःश्वसन में क्या की गई हो, ग्रहण की गई हो। तो ये तो हो गया हमारा निःश्वसन। इसके बाद में सेकंड बात करते हैं उच्चवसित। तो देखिए इसका थोड़ा सा उल्टा होगा, उच्चवसित क्षमता अर्थात इसी में क्या होगा भाई, वायु की वह अधिकतम मात्रा, यहाँ पे वायु कौन होगी, CO2, यहाँ पे वायु कौन होगी, CO2। तो वायु की वह अधिकतम मात्रा जिसे उच्चवसन में क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है, उच्चवसन में जिसे क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है, वो क्या होती है, इसी होती है, वो क्या होती है, इसी होती है। ठीक है, यहाँ पे O2 थी, यहाँ पे CO2 है। अब देखिए इसी के अंदर क्या होगा, टीवी तो शामिल होगा ही होगा, साथ में कौन शामिल होगा, ERV, टीवी और ERV शामिल होते हैं, जबकि ऊपर वाले में टीवी और IRV शामिल होते हैं। ऊपर वाले में कितने माप होता है, लगभग 3500 मिलीमीटर माप होता है। अगर इसमें जो मान है वो आपके दे नहीं रखा है तो ध्यान रखना, इसमें आपको याद रखना नहीं है, टीवी और ERV प्लस आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों को मिलाने से क्या होगी, उच्चवसित क्षमता आ जाती है। इसके बाद में 3 नंबर बात करते हैं, 3 नंबर ये हो गई हमारी, ये होगी। इसके बाद में क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता अर्थात FRC, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, FRC। देखिए फ्रैक्शनल जो रेजिडुअल कैपेसिटीज है, इसके अंदर क्या होगा, सामान्य उच्चवसन के बाद जो वायु की मात्रा फेफड़ों में बच जाती है, सामान्य उच्चवसन के बाद, देखिए CO2 निकाल दी, लेकिन उच्चवसन की क्रिया हो गई, उसके बाद भी फेफड़ों के अंदर अगर वायु बच जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, FRC बोला जाता है। और इसमें अगर हम देखें तो इसके अंदर ERV प्लस साथ में RV आएगा, साथ में क्या आएगा, RV आएगा। RV का मतलब क्या था, अवशिष्ट आयतन, जो फेफड़ों में उच्चवसन के बाद हमने आयतन के अंदर पढ़ा था RV, तो वो आएगा। तो ERV प्लस RV अर्थात ERV का मतलब भाई ये इसको आप उच्चवसन बोल सकते हो। उच्चवसन का मतलब जब हम फेफड़ों से CO2 को बाहर निकालते हैं तो वो, और साथ में जो बच जाती है उच्चवसन के बाद जो वायु फेफड़ों के अंदर बच जाती है, उसी हम FRC बोलेंगे। तो इन दोनों का क्या हो गया, योग हो जाएगा। इसमें अगर मात्रा की बात करें तो ये लगभग 2300 मिलीमीटर होती है। कितने मिलीमीटर होती है, 2300 मिलीमीटर होती है। कितने मिलीमीटर होती है, 2300। इसके बाद में इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जैव क्षमता, जैव को बोलते हैं विटल, और क्षमता का मतलब कैपेसिटीज, तो ये हो गई VC। VC की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, VC की अगर बात करते हैं तो VC क्या होगी, ये फेफड़ों में अधिकतम भरी गई तथा अधिकतम निकाली गई वायु होती है। फेफड़ों जो लंग्स होते हैं उनमें अधिकतम भरी गई और अधिकतम निकाली गई, अर्थात जितनी O2 ग्रहण की जाती है और जितनी CO2 निकाली जाती है उसको क्या बोला जाता है, जैव क्षमता बोला जाता है। अर्थात हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, VC बराबर IRV प्लस टीवी, IRV प्लस टीवी और प्लस ERV, ठीक है ना, IRV प्लस टीवी प्लस ERV। अब देखिए ये मैं लिख रहा हूँ, ये मेरा अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है, IRV क्या होता है, टीवी क्या होता है, ERV क्या होता है, इसके लिए आपको पीछे वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अगर कुल माप की बात करते हैं तो वो होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा होगा इसमें, कितना होगा, 4500 मिलीमीटर होता है, सॉरी 4600 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, 4600 मिलीमीटर जो है वो होता है। इसके बाद में लास्ट अगर बात करें
तो फेफड़ों की कुल क्षमता अर्थात टोटल लंग कैपेसिटीज, फेफड़ों की कुल क्षमता की बात करते हैं कि फेफड़ों की कुल क्षमता जो है वो कितनी होगी। तो देखिए अधिकतम प्रयास के बाद फेफड़ों में भरी जा सकने वाली अधिकतम वायु की मात्रा क्या कहलाती है? कुल फेफड़ों की क्षमता कहलाती है। भाई अगर हम बात करें अधिकतम प्रयास के बाद जितनी फेफड़ों के अंदर वायु भरी जाएगी उसकी कुल मात्रा को ही क्या कहा जाता है? फेफड़ों की कुल क्षमता या टोटल लंग्स कैपेसिटी कहा जाता है। इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं TLC बराबर VC प्लस RV, VC प्लस RV, VC प्लस क्या होगा? RV। और इसका माप जो है उसकी अगर बात करें तो वो लगभग 5800 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 5800 मिलीमीटर होता है। तो प्यारे बच्चों ये था श्वसन संबंधी क्षमताएं। क्या थी? श्वसन संबंधी क्षमताएं। इसके बाद में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक की हम बात करेंगे कृत्रिम श्वसन। किसकी बात करेंगे? कृत्रिम श्वसन। देखिए इंग्लिश में इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल का कृत्रिम और श्वसन का हो गया रेस्पिरेशन। ठीक है, कृत्रिम श्वसन क्या होगा? देखिए कई बार क्या होता है किसी व्यक्ति जो होता है वो दुर्घटना या फिर दुर्घटना में भी अगर हम बात करें जैसे डूबना है, करंट लगना है, इसके अलावा किसी जहरीली गैस का उसके शरीर में जाने से क्या होता है? हृदय की धड़कन तो चलती रहती है लेकिन व्यक्ति को सांस नहीं आता है। व्यक्ति को क्या नहीं आता है? सांस जो है या फिर श्वास बोल सकते हैं वो नहीं आता है। और श्वास नहीं आएगा इसका मतलब रेस्पिरेशन की जो क्रिया है वो नहीं हो पाती है। नहीं हो पाने के कारण वो व्यक्ति क्या है? बिल्कुल निशुद्ध हो जाता है, अर्थात कोई भी एक्टिविटी नहीं करता, लेकिन उसकी क्या है? धड़कन जो है वो चलती रहती है। उस समय अगर तुरंत अगर क्या किया जाए, तुरंत अगर हम बात करें तो उसको कृत्रिम श्वसन अगर दिया जाए तो उसकी क्या है? उसका जो उसकी जिंदगी जो है वो बचाई जा सकती है। मान लीजिए व्यक्ति डूबा है, उसको हमने देख लिया और तुरंत निकाल लिया है, फिर भी वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो इसका और उसकी हृदय धड़कन चल रही है, तब हम उसको कृत्रिम श्वसन देकर बचाया जा सकता है। और मुख्य रूप से जो कृत्रिम श्वसन की क्रिया जो की जाती है वो होती है वर्तमान में मुख्य विधि की अगर बात करें तो मुख से मुख श्वसन विधि, मुख से मुख श्वसन विधि यही आपके दे रखी है, इसी की हम बात करेंगे। मुख से मुख श्वसन विधि क्या है? मुख से मुख श्वसन विधि अर्थात मान लीजिए कोई व्यक्ति, जो मैंने आपको दुर्घटनाएं बताई हैं उनमें से किसी एक दुर्घटना से ग्रसित हो गया। ठीक है, अब हमें उस व्यक्ति के साथ किस प्रकार से उसे कृत्रिम श्वसन जो है वो देनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में कुछ यांत्रिक यंत्र भी बनाए गए हैं जिनके द्वारा भी श्वसन जो है, कृत्रिम श्वसन जो है वो रोगी को दिया जा सकता है। लेकिन अगर उस समय अगर यांत्रिक यंत्र हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? उसे कृत्रिम श्वसन के लिए जो ये विधि है मुख से मुख श्वसन विधि, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप पॉइंट टू पॉइंट ध्यान से सुनना है, किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को इसकी आवश्यकता जो है वो पड़ सकती है। तो इसमें पहला क्या होगा? जैसे ही मान लीजिए आपने रोगी को देखा जो इस प्रकार की दुर्घटना से ग्रसित है, आपने चेक किया कि उसकी हार्ट बीट जो है वो चल रही है लेकिन वो किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसे श्वास नहीं आ रहा है या श्वसन की क्रिया उसमें नहीं हो रही है, तब आप सबसे पहले रोगी को सीधा लेटाओगे। उसको क्या लिटाया जाता है? सीधा लेटाया जाता है। क्या किया जाता है? सीधा लेटाया जाता है। और लेटाने के बाद अपना एक हाथ उसके माथे पे रखा जाता है, माथा आगे होता है, ठीक है ना, एक हाथ उसके माथे पे रखा जाता है और एक हाथ उसके पीछे गर्दन पे रखा जाता है। दूसरा हाथ कहाँ रखा जाता है? पीछे गर्दन पे रखा जाता है। अर्थात आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो, एक हाथ यहाँ और एक हाथ यहाँ। उस रोगी के खुद के नहीं रखना होता, रोगी के रखना होता है। रखने के बाद में क्या करना होगा भाई? पीछे गर्दन की तरफ हाथ क्यों रखते हैं? जिसके कारण क्या है, थोड़ी सी गर्दन जो है वो खिंच जाए ताकि उसकी जीवा जो है वो गले के पिछले भाग से अलग हो जाए। जीवा जो है वो गले के पिछले भाग से अलग हो जाएगी तो उससे क्या होगा? जो श्वसन मार्ग है, ठीक है ना, श्वसन मार्ग है वो खुल जाएगा। तो ये तो हो गई प्रथम कंडीशन।
जिसमें रोगी के एक हाथ पीछे गर्दन पे रखो अपना और एक हाथ उसके माथे पे रखो। थोड़ा सा क्या है, पीछे से उसको ऊपर करो हाथ को, तो हाथ को ऊपर करते हैं तो गर्दन थोड़ी सी खींच जाती है, जिसके कारण जीभ है वो श्वसन मार्ग से अलग हो जाती है और अलग होने के कारण श्वसन मार्ग जो है वो खुल जाता है। इसके बाद माथे पर रखे रोगी से, भाई जो माथे पर रखे हाथ से रोगी की नाक बंद करते हैं। हम जो उसका हमारा हाथ उसके माथे पर रखते हैं, उससे उसकी नाक बंद करते हैं। नाक बंद करने के बाद में हम उसके मुख से अपना मुख इस प्रकार से टच करते हैं कि बाहर की वायु उसमें प्रवेश ना कर सके या कोई भी वायु अवकाश नहीं रहे। ठीक है, कोई भी वायु अवकाश नहीं रहे और हम मुख से क्या है श्वसन देना शुरू करते हैं। अगर हम बात करें तो 1 मिनट में लगभग 12 बार ज्वार ये जो है श्वसन जो है वो हमें देना चाहिए। 1 मिनट में अगर हम बात करें, 1 मिनट में 12 बार ज्वार ये आयतन से दुगुनी हमें जो है क्या देनी चाहिए, श्वसन देनी चाहिए। देने के बाद में हमें मुख से मुख अलग कर लेना होता है और उसके बाद में हमें देखना होता है, किसकी जांच करनी होती है, उच्च वसन की जांच करनी होती है। अर्थात ये देखना होता है अंदर से CO2 जो है वो बाहर आ रही है या नहीं आ रही है। और इसके बाद में जो है अगर व्यक्ति श्वसन की क्रिया शुरू हो जाती है तो उसको एक नया जीवनदान जो है वो मिल जाता है। तो ये था आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी प्रोसेस है। एक हाथ माथे पे, एक हाथ गर्दन पे, गर्दन वाले हाथ को थोड़ा ऊपर करते हैं जिससे गर्दन थोड़ी खींच जाती है, जिससे गले के वाले भाग से थोड़ी सी जीभ अलग हो जाती है, श्वसन मार्ग खुल जाते हैं। इसके बाद में माथे के ऊपर जो हाथ रखा है हमने उससे नाक को बंद करेंगे और अपने मुख से उसका मुख मिलाएंगे और उसमें कोई भी वायु अवकाश नहीं रहना चाहिए और उसको लगभग 1 मिनट में 12 बार ज्वारी आयतन से दुगुनी जो है हमें वायु देनी उसको पड़ेगी। देने के बाद में हम हटा लेते हैं, मुख से मुख हटा लेते हैं। उसके बाद में जांच करते हैं कि उच्च वसन की क्रिया हो रही है या नहीं हो रही। तो ये था आपके कर्तरी श्वसन। इसके बाद में देखिए आपके इस चैप्टर का लास्ट जो है टॉपिक है और उसके बाद में आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके 2 वीडियो मैंने पहले बना दिए हैं। देखो लास्ट टॉपिक क्या है, बिल्कुल हम साधारणतः बात करेंगे श्वसन संबंधी रोग। श्वसन संबंधी रोग, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। देखो क्या होते हैं, इन रोगों की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं। देखो मुख्य रूप से आपके 6 रोग दिए हुए हैं। कितने रोग दिए हुए हैं? 6 रोग दिए हुए हैं। मैं 6 के 6 नाम लिख देता हूं पहले, उसके बाद में हम एक एक की बात करेंगे। पहला जो आपके दिया हुआ है दम्मा, जिसे अस्तंबा भी बोल सकते हो, दम्मा या फिर अस्तंबा। तो एक तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि श्वसन संबंधी कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहला है दम्मा व अस्तंबा। दूसरा अगर हम बात करें तो वो है श्वसनी शोथ, श्वसनी शोथ, ठीक है ना। तीसरा अगर बात करें तो वो है वात स्फीति, वात का मतलब होता है हवा, स्फीति। 4 नंबर अगर बात करें तो वो है न्यूमोनिया, न्यूमोनिया याद आ गया होगा, हमने जीवाणुओं के अंदर भी इसको पढ़ा था, जो कि इसके द्वारा होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी द्वारा होता है। 5वां दिया हुआ है फेफड़ों का कैंसर, कैंसर ऑफ लंग्स, फेफड़ों का कैंसर। और प्यारे बच्चों लास्ट है सिलिकोसिस, ये भी कई बार पूछा जाता है, सिलिकोसिस एवं एस्बेस्टोसिस, ठीक है। ये आपके रोग हैं, दम्मा या अस्तंबा, श्वसनी शोथ, वात स्फीति, न्यूमोनिया, फेफड़ों का कैंसर। इनमें देखिए सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करेंगे, दम्मा या अस्तंबा की बात करते हैं। प्यारे बच्चों दम्मा या अस्तंबा की बात करते हैं कि क्या होते हैं। दम्मा के अंदर क्या होता है, ये ज्यादातर जो एलर्जी के कारक होते हैं, एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं, उनके द्वारा फैलता है। जैसे धूल के कण हैं, पराग कण है, खाद्य पदार्थ हैं, धुआं है, इसके अलावा ठंड है और सबसे ज्यादा जो होता है धूम्रपान।
ठीक है ना, उनके कारण क्या हो जाता है, दमा या फिर अस्तमा रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, श्वास लेने में दिक्कत होने लगती है, श्वास लेने में क्या होने लगती है, दिक्कत होने लगती है, और श्वास नली में क्या रहता है, सूजन जो है वो रहता है। इसके अलावा हमें जो है सर्वोत्तम उपाय इसका यही है कि एलर्जी कारकों से हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, धूम्रपान संबंधित जो आएंगे उनके ऊपर मैं धूम्रपान लिख देता हूँ, ये धूम्रपान से भी हो सकता है। श्वसनी शोथ रोग की बात करते हैं, तो श्वसनी के जो अतिरिक्त स्तर पर क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है, जिससे श्वास लेने में क्या उत्पन्न होती है, कठिनाई उत्पन्न होती है। और ये रोग जो है वो धूम्रपान से ही होता है। किससे होता है, ये रोग भी किसके कारण होता है, धूम्रपान के कारण ही होता है। धूम्रपान के कारण क्यों होता है, क्योंकि सिगरेट के धुएं में उपस्थित जो रसायन हैं वो क्या करते हैं, अधिक मात्रा में श्लेष्मा के कारण उस श्वसनी पर उपस्थित हो जाते हैं, और उसके कारण उस पर क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है, और श्वास लेने में उससे क्या होगी, कठिनाई होगी, और उस श्वसनी के जो सीलियां हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें धूम्रपान जो है वो किसी हर हालत में नहीं करना चाहिए। इसके बाद में वातस्फीति, वातस्फीति की बात करते हैं तो ये भी धूम्रपान से संबंधित रोग है। किससे संबंधित है, धूम्रपान से। धूम्रपान मतलब बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम आदि का सेवन करना, ठीक है। तो ये भी किससे होता है, धूम्रपान से होता है। तो अभी तक हमने तीनों रोग पढ़े वो धूम्रपान से संबंधित थे। पहला जो है इसमें एलर्जी कारक जरूर होते हैं, लेकिन उसमें एक हम मान सकते हैं क्या होता है, धूम्रपान भी होता है। वातस्फीति में क्या होगा, फेफड़ों में लगातार धूम्रपान करने से उत्तेजनाएं बनी रहेंगी, कुपिकाएं भी उत्तेजित रहेंगी, अंत में कुपिकाएं नष्ट होने लगेंगी, और नष्ट होने लगेंगी जिसके कारण जो है फेफड़ों में वायु के स्थान पर फेफड़े जो फैल कर हैं वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और अंत में जो श्वसन की क्रिया है उसमें बहुत बड़ी परेशानी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसका बचाव यही है, हमें धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा 4 नंबर है न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया प्यारे बच्चों ये जो है स्ट्रेप्टोकोकस नाम सुना है आपने, न्यूमोनिया हमने जीवाणु वाले रोगों में पढ़ा था, न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जीवाणु है द्वारा फेफड़ों के संक्रमण से ये रोग होता है। अगर ये जीवाणु फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है तो फिर न्यूमोनिया रोग जो है वो हो जाता है। इसमें क्या है, श्वास लेने में क्या हो जाती है, दिक्कत होती है। ज्यादातर ये रोग जो है वृद्ध और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर होता है। न्यूमोनिया जो वृद्ध लोग हैं, ज्यादा उम्र के हैं, 50 से ऊपर हैं, या फिर जो लगभग 15 से कम है बच्चे जो होते हैं, उनके अंदर ज्यादातर ये रोग जो है वो होता है। इसके अलावा बात करें फेफड़ों का कैंसर, तो फेफड़ों का कैंसर भी एक तरीके से धूम्रपान संबंधित रोग है। धूम्रपान करने से ही ये रोग होता है। सिगरेट के धुएं में उपस्थित जो रसायन है वो कैंसर के जनक होते हैं, निकोटीन होता है उसके अंदर, ठीक है। वो क्या होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब क्या होते हैं, कैंसर के जनक होते हैं, अर्थात कैंसर को जन्म देने वाले कारक होते हैं। तो ये फेफड़ों के अंदर जाकर कोशिका विभाजन प्रारंभ कर देते हैं, और जिससे धीरे धीरे पूरे फेफड़े में क्या हो जाती है, कैंसर हो जाती है। इसके बाद में लास्ट है सिलिकोसिस। देखिए सिलिकोसिस में एक शब्द दिख रहा है आपको, सिलिका, क्या दिख रहा है, सिलिका, और यहाँ पे एक आपको दिख रहा है एस्बेस्टस, ठीक है। ये क्या होते हैं, तत्व होते हैं, एस्बेस्टोस है, टोस, ठीक है। तो इनकी खानों में काम करने वाले, जहां से इनको प्राप्त किया जाता है, इनकी खानों में काम करने वाले व्यक्तियों में इनकी मात्रा जो है वो क्या है, श्वसन के दौरान अंदर चली जाती है, और अंदर जाने के कारण क्या है, ये रोग होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। और फेफड़ों के जो ऊपरी भाग के जो ऊतक होते हैं, तंतु में स्वयंजी ऊतक, उनमें वृद्धि तथा सूजन पैदा हो जाता है, जिसके कारण क्या है, व्यक्ति जो है उसको श्वास लेने में दिक्कत होती रहती है। इस रोग का एक ही इलाज है कि हमें इन सिलिका और एस्बेस्टोस जो है इनसे बचना चाहिए। तो इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्तियों को मास्क का उपयोग जो है वो करना चाहिए। इसके अलावा सावधानी पूर्वक जो है वो काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। रेस्पिरेटरी वाला जो सिस्टम था, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारा कंप्लीट हो गया, और इसमें हमने पूरा जो है विस्तार से अध्ययन किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और नई ऊर्जा के साथ।